हम थर्ड टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जिसमें हमारे पास में पहले हमने देखा जो कि संसाधन या आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। आर्थिक भूगोल, उसकी विषय वस्तु, उसकी प्रकृति के बारे में देखा। फिर आया हमारे पास में संसाधन किसे कहते हैं, और जब हमने संसाधनों की बात कर रहे थे उस बीच हमारे साथ में एक शब्द आ गया आर्थिक संसाधन या आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम धनोपार्जन कर सकते हैं, यानी धन प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनसे हम धन प्राप्ति कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अब आर्थिक क्रियाएं अलग अलग श्रेणियों में बांटी गई है, जिसे हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय करेंगे, कोई ना कोई व्यवसाय में आएगा। जो भी आप क्रिया करोगे ना वो व्यवसाय में आएगी। और व्यवसाय जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के व्यवसाय हैं, तो चलिए आज हमने उसी के बारे में चर्चा करनी है कि मानव के आधारभूत व्यवसाय। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्यवसाय, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि व्यवसाय कौन कौन सा करना है हमें। ठीक है, चलिए देखें भी। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मानव के आधारभूत व्यवसाय। व्यवसाय एक हिसाब से वही शब्द हुआ आपका आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कौन सी? जो धन अर्जित करने में सहायक होती है वो आर्थिक क्रिया होती है। अब आर्थिक क्रिया अगर आप कर रहे हो तो वो कोई ना कोई आर्थिक क्रिया तो होगी, और जो भी आर्थिक क्रिया होगी उसे हम व्यवसाय कहेंगे। अब आगे चल देखिए, इस लैंग्वेज से अपन समझ लेते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी आर्थिक क्रियाएं हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं जितनी बढ़ती जाएंगी ना आगे के आगे, आर्थिक भूगोल उतना ही फैलता जाएगा। आज तक अगर कोई ऐसी क्रिया नहीं खोजी गई है, तो अगर मान लेते हैं आने वाले समय में हमने ऐसी क्रिया खोज ली जिससे हमें धन प्राप्ति का एक नया साधन मिल गया, तो वो भी किस में आ जाएगा? आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य हमने देख लिया कि उन कार्य जिनसे वस्तु का उसका वृद्धि होता है, उसके मूल्य या उसके स्वरूप में वृद्धि होती है, उससे मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्षमता बढ़ जाती है, यानी ये आर्थिक क्रियाएं हैं। मैंने आपको इसको साधारण सी भाषा में बता दिया। अब आता है कि संसार में विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्ग अपने प्रदेश के वातावरण के अनुसार अपने जीवन निर्वाह या जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार के उद्यम यानी कार्य या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि जंगली जो जंतुओं का आखेट करना, ठीक है, कंदमूल का एकत्रीकरण करना, पशुओं को चराकर दूध दही का भोजन करना, ऊन से वस्त्र प्राप्त करना, खाल से तंबू के मकान बनाना, और खदानों एवं कारखानों में काम करना। तो ये क्या है? उसकी जीविकोपार्जन की क्रियाएं हैं, इसके उद्यम है, इसके व्यवसाय हैं। और इसके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत इसकी आवश्यकताएं हैं। आर्थिक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, कारक कौन कौन से हैं कि हम कोई भी व्यवसाय करेंगे उसमें कौन कौन से कारक जो हैं वो हमें प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले अवस्थिति, वो स्थान कैसा है, कि वो स्थान बंजर है या फिर हरियाली वाला है, किस प्रकार का स्थान है। क्षेत्रफल की बात करेंगे कि हमें जो भी का व्यवसाय करना है उसके लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए। अगर हमें काम बड़ा करना है और क्षेत्रफल वहाँ पे इतना उपलब्ध नहीं है, अब मान लो आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो शहर में तो फैक्ट्री लगेगी नहीं, तो इसीलिए वो बाहर लगानी पड़ेगी ना। तो क्षेत्रफल भी देखना पड़ता है हमें कितना चाहिए। फिर भूमि की बनावट पहाड़ों पे है या मैदानों पे है, पठारों पे है, किस प्रकार से है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जलवायु। हमने पिछली बार भी मानव भूगोल के अंदर पढ़ा था कि मानव भूगोल के अंदर मानव की प्रकृति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जलवायु होता है, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। क्योंकि जलवायु में क्या क्या आता है? तापमान और वर्षा की मात्रा जो होती है वो जलवायु में आता है। ये 2 चीज़ें जलवायु को निर्धारित करती है। तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, इसी आधार पर ही हम देखते हैं कि वहाँ की जलवायु इस प्रकार की बनेगी। और जैसी जलवायु होगी, यानी वो किन कारकों पर निर्भर करती है जलवायु? वर्षा और तापमान पर। और वर्षा और तापमान से क्या क्या बदलाव आते हैं? कई बार क्या होता है कि वर्षा अधिक होने से जो कृषि फसलें होती है उनमें उपज नहीं हो पाती, या वर्षा कम होने की वजह से भी हो पाती है। तापमान अधिक बढ़ जाए तो फसल खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से कृषि फसलें, पशुपालन, वन उद्योग और जल विद्युत
इस पर क्या होता है, तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, और जिसे संयुक्त रूप से हम जलवायु कहते हैं। तो ये प्रभावित करता है। अब इस प्रकार से आपके सामने पॉइंट है, अब आपने इनकी व्याख्या करनी है अच्छे तरीके से। तो पहले आपको इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो आप कह दोगे कि भी जलवायु कैसे प्रभावित करती है, तो आप ये लिखोगे यहाँ पे कि यदि कोई है कहाँ पे भी अपने मान लेते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में रहता है। अब ध्रुवीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है, ठंडी। अब वो लकड़ी से घर बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ तो लकड़ी घर वाली मिलेगी नहीं, वहाँ की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, कमज़ोर होती है। तो इसका मतलब वहाँ उसके व्यवसाय को प्रभावित किया किसने, जलवायु ने प्रभावित किया। अगर वहाँ पे गर्म जलवायु होती तो वहाँ उसको लकड़ी मजबूत मिल जाती। तो इस प्रकार से आप इसमें कह सकते हैं। मिट्टियाँ, मान लो कि आप चाहते हो कि यहाँ पे हम कोई अच्छी कृषि करें, यहाँ पे हम पेड़ लगाएं या कहवा की खेती कर लें, कॉफ़ी की खेती करें, चाय की खेती करें, परंतु यहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है ना। तो हमें क्या है, ये मिट्टी के आधार पे या इन सब तत्वों के आधार पर हमारे जो कार्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। वनस्पति होगी, जलीय संसाधन हो गए, खनिज संसाधन और जंतु जगत हो गया, इन सब का प्रभाव हमारी आर्थिक क्रिया पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में कि आर्थिक क्रियाएं। अब हमने आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो आर्थिक क्रिया से नाम सामान्य हमने देख लिया था कि जब तक आप जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जीविका उपार्जन के लिए की गई क्रियाएं जो होती हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप सिर्फ रोटी खाओगे, कपड़ा पहनोगे और मकान में रहोगे, सिर्फ 3 बातें इसमें आती हैं। परंतु यदि आप कहते हो कि हमें जीवन निकालना नहीं है, जीवन यापन करना है, जो हमारा जीवन अच्छा जीवन व्यतीत करना है। अब रोटी खाने लगे तो अच्छी खानी है, कपड़ा पहनने लगे तो अच्छा पहनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छे मकान में रहना है। जब आपको ये बात की चाहत हो जाती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। और वो किससे संबंधित होती है, अर्थ से, धन से संबंधित होती है। और आर्थिक क्रियाओं या उद्यमों को व्यवसाय कहा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में व्यवसाय की व्याख्या कि आर्थिक क्रियाओं को अर्थतंत्र अथवा व्यवसाय भी कहते हैं। जीविका उपार्जन और जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं या कार्य व्यवसाय कहलाते हैं। तो ये व्यवसाय का आपके पास में उदाहरण आ गया है। अब व्यवसाय को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये जो व्यवसायों का यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है, ये किस आधार पे किया गया है, पूंजी उत्पादन, कि इनसे पूंजी उत्पादन कहाँ अधिक होगा और कहाँ कम होगा। श्रम अधिक लगेगा, इस सेक्टर में क्या होगा, श्रम अधिक है, पूंजी कम है। यहाँ श्रम थोड़ा सा कम हो गया, पूंजी बढ़ गई। यहाँ जाकर के श्रम और घट गया, पूंजी बढ़ गई। और यहाँ आकर के श्रम बिल्कुल ही कम हो गया और पूंजी बहुत अधिक हो गई। कैसे, देख ले पहले तो कि ये जो पूंजी के आधार पर जो ये विभाजन किया गया है व्यवसायों का, ये किसने किया, टूमैन और अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्राथमिक व्यवसाय में रखा, किसको रखा, आखेट। आखेट करना है, जंगली जानवरों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे जाल बिछाने पड़ेंगे, पूरा दिन भर उनको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो आखेट करेंगे। यानी इतने पूरे दिन के श्रम में उन्होंने सिर्फ अपने पेट के लिए ही इतना काम किया, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी काटने वाले जो होते हैं, उत्खनन करने वाले हैं, कृषि करने वाले हैं और मत्स्य पालन करने वाले हैं। तो काफ़ी समय इसमें श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, श्रम अधिक चाहिए होता है। जैसे हम द्वितीय सेक्टर में आते हैं, अब श्रम के साथ साथ मशीनी उपकरण साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्राथमिक से उत्पाद बनाना, जो भी उत्पाद बनाते हैं अपन, जैसे गेहूं है तो गेहूं से आटा बनाना, तो हमें बीच में क्या आ गया, अब बीच में कोई ना कोई उपकरण आ गया। पहले यही उपकरण नहीं होते थे, पहले हाथ से चक्की चलती थी, अब वर्तमान में मशीनीकरण आ गया है। तो इससे क्या हो गया, अब श्रम कम हो गया और थोड़ा सा यानी हमें यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिलने लग गया। आगे चलोगे, तृतीय श्रेणी के अंदर परिवहन। आपने क्या किया कि एक ऑटो खरीदा और उसको खड़ा कर लिया स्टैंड पे। अब सवारी आई, उसने उसको बिठा के वहाँ छोड़ा, उसको बिठा के यहाँ छोड़ा। तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये जो तृतीय सेक्टर होता है, इसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं। सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर। इसमें क्या होता है, आपको पैसे मिले परंतु आपने पैसे के बदले उसको कुछ नहीं दिया है। जब हम पैसे के बदले कुछ नहीं मिलता ना हमें, वो सेवा सेक्टर होता है।
आप घर से यहाँ तक आए, आपने जो पेट्रोल इसमें डाल करके लाए, वो पेट्रोल जो देने वाले थे वो किस में आएंगे? सेवा सेक्टर में आएंगे। तो आपको तो ये लग रहा है ना कि मैंने तो क्या किया अभी यहाँ पे, आपकी एक जगह से, आपको बाइक ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आया है, उसने आपको कुछ दिया नहीं है। तो ये सेवा सेक्टर होता है, इसमें व्यापार आता है, सेवाएं आती हैं, संचार और बीमा इसमें आता है। तो इसे सेवा सेक्टर कहेंगे और इसको गुलाबी व पीले रंग से संबोधित किया जाता है। द्वितीय सेक्टर को नीले रंग से करते हैं और प्रथम सेक्टर को लाल रंग से संबोधित किया जाता है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक श्रेणी के व्यवसायों को किस रंग से संबोधित करते हैं, तो लाल रंग से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है, अब आपने खुद ही देखा होगा कि यहाँ वाले जो हैं वो सफ़ेद कपड़े पहन के रखेंगे। अब सफ़ेद कपड़े पहन के रखेंगे तो इसका मतलब उनको श्रम नहीं करना है, उनको क्या करना है? मानसिक श्रम करना है। बस दिमाग लगाना है, विचार करना है कि ये काम ऐसे करो, बस। करना किसने? श्रमिकों ने। तो वो जो ऐसा बोलने वाला है वो किस सेक्टर में आ रहा है? चतुर्थक सेक्टर में आ रहा है। इसमें क्या होता है? शोधकर्ता होते हैं, प्रबंधन होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। अब पीटी खड़ा हो गया, उसने बोला कि अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो खड़ा खड़ा आपको बता रहा है, तो वो किस में आ गया? चतुर्थ सेक्टर के अंदर आ जाता है। इसे हम कहते हैं सफ़ेद यानी सफ़ेद कलर से संबोधित करते हैं, इसे कहेंगे अपन सफ़ेद कमीज, है ना, सफ़ेद कमीज। जैसे यहाँ पर आप बात करो कि बड़े चिकित्सक जो होते हैं, जो एक तो होता है, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो जो हमारे पास में 3rd ग्रेड टीचर होते हैं, 3rd ग्रेड टीचर जो 8वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं, वो किस क्षेत्र में आएंगे? तृतीय सेक्टर में। अब अगर जो 10वीं वालों को 9वीं 10वीं वालों को पढ़ाएगा, 2nd ग्रेड टीचर किस में आएगा? चतुर्थक श्रेणी में। और जो 12वीं वालों को पढ़ाएगा वो पंचम श्रेणी में आएगा, पंचम श्रेणी में। ऐसे ही चिकित्सा के अंदर देखो, अगर आपने कहा कि हॉस्पिटल जाना है, अब हॉस्पिटल में बहुत सारे क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं अलग अलग। एक ही डॉक्टर आपका कान का भी इलाज कर दे, एक ही डॉक्टर आपको पेट की दवाई भी दे देगा, इस प्रकार से। तो वो हो गया तृतीय सेक्टर। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो सिर्फ कान वाले के पास जाना है, मुझे सिर्फ दांत वाले के पास जाना है, वो हो गया चतुर्थ सेक्टर। और एक होता है जिसकी बहुत ही बाद में जाकर के बहुत ही रेयर कंडीशन में आवश्यकता पड़ती है, वो पंचम सेक्टर में होते हैं। जो आते हैं, पेशेंट पड़ा है, उसे देख के कहेंगे इसको ऐसे कर दो बस, और इतने ही कहने के ही वो लाखों रुपए ले लेंगे। तो ये होते हैं पंचम सेक्टर के जो उद्यम होते हैं, उद्यमकारी का होते हैं, जिसे अपन कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अपने आप को सेक्टर से कन्वर्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका श्रम घटता जाएगा, आपका शारीरिक श्रम घटता जाएगा, आपके मानसिक जो है वो श्रम बढ़ता जाएगा। आपको एक्सपीरियंस होगा, अब मानसिक एक्सपीरियंस होगा, शारीरिक एक्सपीरियंस होगा। उस ओर जाएंगे तो आमदनी घटेगी, मेहनत बढ़ेगी। इस ओर जाएंगे तो आमदनी बढ़ेगी और मेहनत घटेगी। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास में है, ठीक है। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, द्वितीय में कौन से, तृतीय में कौन से। इसमें यदि किसी का घर बना रहे हो आप, है ना, किसी का घर बना करके देना, वो किस में आता है? द्वितीय सेक्टर में आता है। जैसे बढ़ई है, जितने भी ये कारीगर होते हैं, बढ़ई जो कि लकड़ी का काम करता है, दीवारों ये सीमेंट का काम करने वाला, चिनाई का काम करने वाला जिसे अपन कहते हैं ना, या फिर ये फर्श टाइल का काम करने वाला, ये सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीय के अंदर आते हैं। चलिए, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब ध्यान रखना, इसी सेकंड सेक्टर के अंदर एक नया नाम और आता है, विकसित खनन, यानी ये मशीनों द्वारा होगा। विशेषीकृत कृषि, जिसमें मशीनों की ज़्यादा जरूरत होती है, मशीनों से करते हैं। बड़े लेवल पे जो कृषि होती है, बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े उसमें रूटावेटर, हल बड़े बड़े होते हैं। विशेषीकृत पशु उद्योग, जिसमें क्या होता है कि बस पशु के वो दूध निकालने के लिए हमें अलग अलग व्यक्ति बिठाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या लगाते हैं? मशीन लगाते हैं, वो अपने आप ही दूध निकाल लेती है। वो जो बड़ी डेयरियों के अंदर होता है, तो वो किस में आती है? सेकंड, ये द्वितीय सेक्टर के अंदर रखना, ये किस में आएंगे? द्वितीय सेक्टर। और ये सेम आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमने देखा नाम, सेम ही नाम देखा आपने, उत्खनन यानी खनन करना, कृषि, यहाँ पे कृषि आ गया, मत्स्य पालन, यहाँ मत्स्य आ गया, मछुआरे हो गए। तो ये नाम तो सेम ही है, तो फिर इसको द्वितीय में क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर श्रम शक्ति ज़्यादा होती है, यहाँ मशीनें ज़्यादा होती हैं, यहाँ मशीनों से काम किया जाता है। जितने भी उद्योग होंगे वो इस क्षेत्र में आएंगे। उद्योग, जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय सेक्टर के अंदर है। तो उद्योगों में क्या होता है? मशीनें होती हैं, तो ये सारे मशीनों से युक्त हैं, इसलिए इसको द्वितीय सेक्टर में रखा जाता है। चलिए आगे।
अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हमने उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात की, फिर हमने देखा कि व्यवसाय किसे कहते हैं, और फिर हमने एक बात की थी कि भी व्यवसायों को कितने भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः 5 भागों को बांटते हैं अपन, लेकिन हमें यहाँ पर 4 भागों को ही पढ़ना है आपके सिलेबस के अंदर। तो चलिए देखें, इसके बाद में आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले, तो सेम वही रिपीट हो गए हैं यहाँ पे कि आर्थिक क्रियाएं जो करते हैं अपन, उसमें क्या होते हैं, भौतिक संसाधन। अब भौतिक में क्या आ गए, ये सभी जितने भी अपने जलवायु देखा था, मिट्टी है, मृदा, वनस्पति, ये सारे के सारे कौन से कारक हैं, भौतिक कारक हैं, ये भौतिक संसाधन है। वाणिज्यकरण, अब वाणिज्यकरण के अंदर वनस्पति होगी, सॉरी व्यापारिक हो गया, जिसमें क्या होता है, व्यापार के लिए व्यापार की नीतियां, जो व्यापार की नीतियां होती हैं ना, वो भी आर्थिक क्रिया को प्रभावित करती हैं। कैसे, अब ये जैसे अपने भारत के अंदर चाइनीज माल को क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो जो वहाँ से व्यापार करता था, जो व्यापार करने वाला था, वो उसका काम बंद हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वाणिज्यकरण जो है उसकी नीतियाँ कैसी होती हैं, ये भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। औद्योगिकरण, अब धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग लग रहे हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण के अंदर भी क्या आएंगी, भी नीतियाँ आएंगी, सरकार की नीतियाँ, कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं कि भी आपने बहुत अच्छा एक उत्पाद बनाया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे देश में बेचूं जहां मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, परंतु हमारे संबंध उससे अच्छे नहीं है, हम बेचना ही नहीं है हमें उसको, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग गया, सरकारी नीतियों ने पाबंदी लगा दी। उत्पादित वस्तु की मात्रा एवं गुण, अब उसका गुण कैसा है, उसकी वस्तु की मात्रा कितनी है, वो भी क्या करती है, आर्थिक क्रिया को प्रभावित करती है। और अंत में आता है तकनीक और प्राविधिकी। अब तकनीकें, आजकल तकनीकें नहीं है जिसके पास में, वो पिछड़ गए हैं, उनकी आर्थिक क्रियाएं मंद हो गई हैं और बंद हो गई हैं। जो पिछड़ गया, जिसके पास तकनीक नहीं है, उसकी आर्थिक क्रिया प्रभावित हुई कि नहीं हुई। अब एक क्या कर रहा है, जैसे मान लो एक ने डेयरी लगाई और वो दूध निकाल रहा है खुद बैठ कर के नीचे, और एक ने डेयरी लगाई वो मशीनों से दूध निकाल रहा है गाय से, तो ज़्यादा किसका चलेगा, उसका, क्योंकि वो फटाफट दूध को बेचता रहेगा। तो इस प्रकार से दूसरे का काम बंद हो गया, तो ये हो गया आर्थिक क्रिया को प्रभावित, उसकी आर्थिक क्रिया को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो इस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें आप सभी बातों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अच्छे तरीके से भी। चलिए, मानव के आधारभूत व्यवसाय जो हैं उनको देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय के बारे में भी देख लेते हैं अलग अलग, कि उनको प्रभावित करने वाला कौन कौन है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में अगर आप देखो तो वहाँ भौगोलिक कारक क्या क्या बनेगा। प्राथमिक व्यवसाय में आपने क्या क्या देखा था अभी, कि वनों की कटाई, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन करना, कृषि करना और आखेट करना, ये 3-4 हमने पॉइंट देखे हैं। तो यदि हमें आखेट करना है तो उसकी अवस्थिति होगी, लकड़ी काटनी है उसकी अवस्थिति होगी, तो मतलब उन प्राथमिक व्यवसायों के लिए अवस्थिति, क्षेत्रफल, जलवायु, मिट्टी, ऊंचावच, वनस्पति और खनिज, ये सब प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में क्या होगा, भूमि। अब मान लो कोई कृषि करना चाहता है लेकिन उसके पास भूमि नहीं है, तो प्रभावित हुआ उसकी आर्थिक क्रिया। पूंजी नहीं है, संगठन नहीं है, श्रम नहीं मिल रहा, वहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी क्या करते हैं, उसकी आर्थिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। अन्य कारकों में देखें, तकनीक है, राजनीतिक कारक है, तो सेम वही है, आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो कि इनमें से कौन सा भौगोलिक कारक है और कौन सा राजनीतिक कारक है या अन्य कारक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो द्वितीय सेक्टर में भी इसी प्रकार से आ जाएगा। द्वितीय सेक्टर में भौगोलिक कारक में क्या नया आएगा, कच्चा माल। अब आपने फैक्ट्री लगा दी, कच्चा माल ही नहीं है तो आपका फैक्ट्री चलेगी ही नहीं, तो आपकी आर्थिक क्रिया बंद हो गई। इस प्रकार से कच्चा माल है, शक्ति संसाधन है, कोयला नहीं है और श्रम पूर्ति नहीं है, परिवहन नहीं है, जलापूर्ति नहीं है, बाजार नहीं है खरीदने के लिए उसको, तो हम यहाँ पे कितने बड़े बड़े अपन यहाँ पे उद्योग लगा दें भारत के अंदर, परंतु भारत में अगर उसका बाजार ही नहीं होगा, उसको खरीदने वाले नहीं होंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, अब आपने देखो ये थे हमारे पास में, सबसे पहले देखा हमने मानव के आधारभूत व्यवसाय हो गए। अभी हमने जो आगे वाला जो हमारा टॉपिक जो शुरू होता है वो ये आता है मछली पकड़ना। हमारा जो पहली इकाई है ना, फर्स्ट यूनिट का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम मछली पकड़ना और पशुपालन 2 पॉइंट देखने हैं। आपकी आर्थिक क्रियाएं तो है कौन कौन सी, प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या है आपको, आखेट करना, शिकार करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें आखेट के बारे में नहीं पढ़ना है। पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि आपकी 2nd यूनिट में आएगा। कृषि के बारे में आपने पढ़ लिया, पूरे विश्व की कृषि को पढ़ा, तो आपकी 2nd यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने खनन के बारे में पढ़ेंगे तो 3री यूनिट खत्म हो जाएगी।
उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो चौथी यूनिट खत्म हो जाएगी और 5वीं यूनिट में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाएगा, यानी थर्ड। यानी प्रत्येक में से एक एक आपको पॉइंट लिया गया है। पहले में से 3 पॉइंट लिए हैं प्राथमिक व्यवसाय में से, मछली पकड़ना और पशुपालन पहली यूनिट, कृषि दूसरी यूनिट, क्योंकि कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से अपने को समझना है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखो, मछली व्यवसाय की आदर्श दशाएं कौन सी हैं। अगर आप मछली व्यवसाय करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, उसके लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी रहेंगी। तो सबसे पहले देखो प्लैंकटन। प्लैंकटन एक प्रकार की घास है भी, ये एक घास है, घास, और एक ये शैवाल है, ये एक प्रकार के शैवाल का अंश होते हैं, यानी ये जैविक पदार्थ है, एक जैविक तत्व है। जहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, मछलियाँ वहाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि प्लैंकटन जो होता है ना, मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है अभी, मछलियों का पसंदीदा भोजन है मछलियों का, ठीक है। उसके बाद में बात आती है परिवहन। आपने मछली पकड़ लिया, मछली कहाँ से पकड़ेंगे अपन, मान लो समुद्र से मछली पकड़ने जाना है अपने को, तो अपने पास नाव ही नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगे। नाव नहीं है तो इसके लिए क्या है, अपने को नाव हो। अगर बड़े गहरे समुद्रों में जाना है तो हमारे पास में बड़ा जहाज होना चाहिए। फिर अगर मान लो हमने मछली पकड़ करके ले आए, लेकिन उसको डिमांड, जहाँ पे डिमांड हो रही है वहाँ पर लेकर के जाना है, तो वहाँ भी पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो बड़े बड़े देशों के अंदर क्या किया गया है, बंदरगाहों को मुख्य केंद्रों से जोड़ दिया गया, परिवहन के माध्यम से बंदरगाहों को मुख्य केंद्रों से जोड़ दिया गया है, जिससे जल्दी से उनको पहुँचाया जा सकता है। उसके बाद में देखिए मछली का बाजार एवं जनसंख्या। अब छोटे मोटे जिन देशों की जनसंख्या बहुत ही कम होती है, वो मछली नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अपने खाने लिए पकड़ते हैं, क्योंकि उनके पास में जनसंख्या नहीं है, क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, मछली का बाजार होना चाहिए। बाजार मतलब कि जहाँ डिमांड होती है, जहाँ जिस चीज़ की डिमांड होती है वहाँ वो बाजार कहलाता है। तो डिमांड होती है, जनसंख्या होनी चाहिए, फिर तकनीकी विकास और कला कौशल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो, अगर आपको अच्छा व्यवसाय करना ना पूरे बड़े लेवल पे, तो आपके पास में तकनीकी होनी चाहिए और कला कौशल होना चाहिए। अगर अपना पेट ही पालना है तो वो तो कहीं से भी कोई भी पाल लेगा। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, जीविकोपार्जन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं, धनोपार्जन की बात कर रहे हैं। और धनोपार्जन होता है आर्थिक क्रियाओं से, तो इसीलिए हम आर्थिक क्रियाएं करनी है तो हमें बड़ी तकनीकी की आवश्यकता होगी और बड़ा कौशल हमें चाहिए होगा। उपयुक्त जलवायु, देखो जलवायु बहुत उपयुक्त होती है। जैसे देखो कि जहाँ पर ठंडी व गर्म जलधाराएं टकराती हैं ना महासागरों में, ठंडी व गर्म जलधाराएं जहाँ आपस में टकराती हैं, वहाँ पर क्या होगा, ये प्लैंकटन घास सबसे अधिक होगी, और जहाँ ये प्लैंकटन घास होगी वहीं पर सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाएंगी। जैसे कि अंटार्कटिक महासागर के अंदर न्यू फाउंडलैंड है, फाउंडलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, अभी ग्रांड बैंक जो है ये न्यू फाउंडलैंड में है। डॉगर बैंक एक है हमारे पास में, डॉगर बैंक, आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है डॉगर बैंक क्या है, ठीक है ना, डॉगर बैंक या ग्रांड बैंक। इसीलिए ध्यान रखना, ये उत्तरी सागर के अंदर स्थित है, उत्तरी सागर के अंदर है। और फिर आप देख पाएंगे कि स्वच्छ जलापूर्ति, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लिखा है ना, नाइट्रोजन, नमक व कार्बन की प्राप्ति। अब स्वच्छ जलापूर्ति कहाँ होती है, स्वच्छ जलापूर्ति होती है नदियों के मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। और यहाँ पर जो नमक और कार्बन जो होता है, ये तो सामान्यतः समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ये तो पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन और स्वच्छ जलपूर्ति जो होती है ये नदियों के अंदर होती है। इसका मतलब सर्वाधिक जो मछलियाँ प्राप्त की जाती है वो कहाँ से की जाएंगी, समुद्रों से नहीं कर सकते। यहाँ खारे पानी की मछलियाँ होंगी, यहाँ स्वच्छ जल की मछलियाँ होंगी, और इस दोनों के क्षेत्र के अंदर जहाँ पर ये दोनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं छिछले सागर या छिछले समुद्र की मछलियाँ, ये सबसे अधिक डिमांड में रहती हैं भी। छिछले सागर की जो मछलियाँ होती हैं ये सबसे अधिक डिमांड के अंदर रहती हैं, क्योंकि ये सबसे उच्च कोटि की कहा जाता है, इनको खाने में स्वादिष्ट कहा जाता है। चलिए देखें मछली व्यवसाय का महत्व क्या है। तो देख लो आप, विश्व के अंदर मछली व्यवसाय की बात करते हैं तो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50%
मछली का भोजन के रूप में, 15% पशुओं को खिलाने में। पशुओं कैसे, जैसे मुर्गियां और दुधारू पशु जो होते हैं उनको खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 15%। 25% सुखा करके चूर्ण बनाया जाता है और रासायनिक उर्वरक तैयार किए जाते हैं जो कि खाद बनाने में काम आते हैं। और 10% चर्बी व तेल, इससे तेल निकाला जाता है, तेल औषधियों में काम आता है। और जो चर्बी होती है, जैसे शार्क मछली का जो चमड़ा है ये बहुत कीमती होता है, शार्क मछली का जो चमड़ा है बहुत कीमती होता है। तो इस प्रकार से कि मछली का क्या महत्व है विश्व के अंदर। तो 50% तो खाने में है, बाकी 50% का देखो यूज किस तरीके से हो रहा है कि पशुओं को खिलाने में या खाद के अंदर खाद बनाने में या तेल औषधियाँ या चर्बी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखें, मछली एक बार में 10 लाख से 1.25 करोड़ अंडे देती है। 10 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ अंडे देती है। अब अगर इनका अच्छे से सही तरीके से इनको अगर मछली पकड़ी जाए तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला भंडार है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला भंडार है। और बहुत सी जनसंख्या जो है वो इस पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं मछली व्यवसाय की विधियाँ। तो विधियाँ कौन सी हैं अभी देखिए। विधियाँ आपने कांटा लगा करके, छोटा बड़ा जाल लगा करके मछली पकड़ी जाती है ना, तो ये छोटे छोटे देशों के अंदर की जाती है या ये आंतरिक झीलों के अंदर की जाती है। अगर ये आपको लिखना चाहो इसके बारे में तो कैसे लिखोगे कि भूमि के अंदर करने की जाने वाली जो होंगी वो इस प्रकार की होंगी। फंदे लगा करके, ये भी कुछ इसी तरीके का ही होता है, फंदे लगा करके कर देते हैं। ठीक है, फंदे बना करके उसमें लगा देते हैं। अब आती है जहाज़ों द्वारा, तो ये कहाँ पर होगी, खुले मरुस्थलों के अंदर होगी, ये सॉरी खुले महासागरों के अंदर होगी जहाज़ों के द्वारा। और भाले द्वारा कहाँ होती है भी, भाले द्वारा जंगलों में क्या मछली मिलती है क्या, भाले द्वारा क्या होगी, एस्किमो के द्वारा, एस्किमो यानी ठंडे प्रदेशों के अंदर, यानी बर्फीले प्रदेशों के अंदर भाले के द्वारा मछली पकड़ी जाती है। भूमि के आंतरिक भागों में जलाशयों के अंदर कांटे और जाल के द्वारा मछली पकड़ी जाती है। और जहाज़ों द्वारा बड़े महासागरों में, समुद्रों में मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इसकी विधियाँ कि कौन कौन सी विधि कहाँ पर प्रयोग होती है। और अंत में देखेंगे मछलियों के प्रकार। देखें तो स्वच्छ जल की मछलियाँ जो कि नदियों और झीलों में मिलती हैं, गहरे समुद्र की मछलियाँ जिसमें क्या होती है, स्पंज, फ्लैट फिश है, मूंगा है, समुद्री कमल है, इसके जो निकाला जाता है तो वो गहरे समुद्रों से ये सब प्राप्त होते हैं। छिछले समुद्रों से क्या प्राप्त होता है, ऑयस्टर, लॉबस्टर, प्रान, टर्बट, सक्रेट, कॉड, हेडाफ, हेरिंग और ये हेडिंग, ये सभी क्या है, मछलियां हैं। तो यानी सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट होती है वो कौन सी होती है अभी, छिछले समुद्रों की मछलियां होती हैं सबसे अधिक। ठीक है, ये सामान्य जनसंख्या, देखो जहाँ की जनसंख्या कम होगी वो कहाँ पर मछली पालन करेगा, स्वच्छ जल और झीलों में करेगा। जहाँ जनसंख्या और बढ़ गई, ठीक है, जहाँ जनसंख्या अधिक है वो छिछले वाले होंगे। ये जनसंख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में है, ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में है, और ये जहाँ अमीर जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, जो बड़े अमीर हैं, जो कुछ नया फरमाइश करते हैं, उनके लिए गहरे समुद्रों से जो निकाली जाती हैं वो उनके लिए होती है स्पेशल। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और लास्ट में हमारे पास में है कि मछली व्यवसाय के प्रधान क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देख लीजिए मछली के क्षेत्र कौन कौन से मिलेंगे आपको। तो विश्व में पकड़ी जाने वाली, देखो स्वच्छ जल के क्षेत्र की बात करें यानी आंतरिक क्षेत्र की बात करें तो 17%, जितनी पूरे विश्व के अंदर मछली पकड़ी जाती है उसका 17% तो है स्वच्छ जल का, और 83% है खारे पानी की मछलियाँ, खारे पानी की। ठीक है, खारे पानी से या महासागरों से, खुले महासागरों की बात करें तो 83% मछलियाँ वहाँ से होती हैं, और 17% मछलियाँ जो है वो स्वच्छ जल से होती है। स्वच्छ जल में देख पाएंगे आप कि अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर, जेम्बेजी नदियां हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर प्राना, पेराग्वे और अमेजन नदियां हैं। यूरोप के अंदर जर्मनी और पोलैंड का जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक होता है। यूएसए के अंदर देखें तो नीपर, डॉन, यूएसए नहीं, रूस की बात हो रही है, सोवियत संघ। ठीक है, तो नीपर, डॉन, वोल्गा, निस्टर, कीव, यूराल, ये नदियाँ हैं। और उसके बाद में आती है चीन। चीन के अंदर आप देख पाएंगे 2 लाख वर्ग किलोमीटर का जो जल क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है चीन के अंदर,
और चीन में क्या करते हैं कि चावल के खेतों में मछलियों के अंडे छोड़ दिए जाते हैं और जैसे ही वो बड़े होते हैं उसके बाद में जैसे वो मछली बनती है वैसे उसको वापस इकट्ठा कर लिया जाता है। वहाँ पे आप देखोगे ना तो चावल के खेतों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि चावल के खेतों में पानी भरा रहता है। जब तक चावल का पौधा तैयार नहीं होता अच्छे तरीके से तब तक उसमें पानी रखना पड़ता है। तो जब पानी है ऑलरेडी तो फिर अलग से पानी में क्यों मछली पालना, उसी पानी में मछली पालन करते हैं। भारत में अगर देखें तो बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में नदियों यानी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। कनाडा और यूएसए की बात करें तो महान झील क्षेत्र जिसे ग्रेट 5 लेक्स कहते हैं, ग्रेट 5 लेक्स सुपीरियर है, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, इन सभी नदियों के इन सब झीलों के अंदर क्या किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। फिर आता है विनिपेग झील है, मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं, कोलोराडो नदियां हैं यूएसए की। एशिया में बात करें तो जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में किया जाता है। स्वच्छ जल की मछलियों का 62% एशिया में किया जाता है, 62%। स्वच्छ जल की जो नदियाँ मछलियाँ ना कितनी है, 17%। इसका 62% तो कहाँ से मिलेगा अपने को, एशिया से ही मिलेगा। बाकी जो पीछे रह गया 38% वो दूसरे देशों से प्राप्त होता है। खारे पानी की बात करें तो खारे पानी में आप देख पाएंगे 83% मछलियाँ यहाँ पे खारे पानी की होगी और इसमें तटीय क्षेत्र होगा या फिर खुले समुद्र होंगे। तो तटीय क्षेत्र और खुले समुद्रों को 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। अभी विश्व के अंदर खुले समुद्रों के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। दक्षिणी मध्य प्रशांत, उत्तरी पश्चिमी अंटार्कटिक, उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिक और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। ये हमारे पास में 4 क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक मिनट, अब थोड़ा सा पॉइंट अच्छी तरीके से देख लेना। अभी क्या टाइम हो गया, ठीक है। देखो विश्व का मानचित्र बनाना सीख लो एक तो अच्छी तरीके से। विश्व मानचित्र आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर देखिए जरा, ये प्रशांत महासागर है तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत यानी ये जापान का क्षेत्र। अब यहाँ पर क्यों, हमने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भौतिक पदार्थ जब हम पढ़ रहे थे तब उसकी 5वीं इकाई के अंदर महासागरीय जलधाराओं के बारे में हमने चर्चा की थी। यहाँ एक जलधारा आती है क्यूरोशिवो और ऊपर से एक जलधारा आती है क्यूराइल। ये जब जलधाराएं आपस में टकराती हैं तो ये प्लैंकटन घास उत्पन्न होती है इस क्षेत्र के अंदर। ये गुनगुना पानी होता है यहाँ पे, गर्म और ठंडा जहाँ मिक्स होता है, ठीक है। इसलिए मछलियाँ इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती हैं। एक क्षेत्र ये हो गया। दूसरा क्षेत्र देखिए यहाँ पर मैक्सिको वाला, ये वाला क्षेत्र जो है नीचे वाला, अपना ये गएगा कौन सा भी, फिलीपींस से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र, ये हो गया। उसके बाद एक अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक जलधारा बहती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम और इस गल्फ स्ट्रीम से ऊपर से आकर के टकराती है लैब्राडोर ठंडी जलधारा इस क्षेत्र में। ये है न्यू फाउंडलैंड। इस न्यू फाउंडलैंड के पास में है आपका ग्रांड बैंक। यहाँ पर क्या रहेगा, ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी पश्चिम के अंदर है। और यही जो है इसी की एक शाखा जो है, जो गर्म जलधारा है, इसी की एक शाखा यहाँ जाती है। और उत्तर से आने वाली जो ठंडा क्षेत्र है यह है उत्तरी सागर। तो यहाँ पर बनता है डॉगर बैंक, ध्यान रहे। तो ग्रांड बैंक यहाँ पर है, डॉगर बैंक यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सर्वाधिक मछलियाँ उत्पन्न होती हैं, यहाँ सर्वाधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो वैसे तो यहाँ पर भी एक गर्म जलधारा बहती है, इस ओर जो हमारे पास में ठंडी जलधारा आ रही है, यहाँ से एक पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है, इस क्षेत्र में एल नीनो के कारण यहाँ पर मछलियाँ पैदा नहीं होती भी। एल नीनो ये एक जलधारा है, इस जलधारा के कारण यहाँ पर मछलियाँ पैदा नहीं होती हैं। और बाकी किसी तट पर ठंडी और जलधाराएं गर्म कहीं मिलती नहीं है। मिलने के ये स्थान है, एक स्थान यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत से बड़े क्षेत्र हैं जहाँ मछलियाँ अपने को मिलेंगी। और इस क्षेत्र में यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे 5 झीलें अपने को मिलेंगी भी। यहाँ पे 5 झीलें मिलेंगी यूएसए और कनाडा के बीच के अंदर। और वो आगे हम कृषि में पढ़ेंगे, उद्योगों के अंदर, हमारे लिए खनिजों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होने वाला है। तो इसलिए पहले अच्छी तरीके से मानचित्र को बनाना सीखिए, फिर उसके अंदर देखिए प्रत्येक देश कहाँ पे है, देशों के बारे में देखिए। फिर आगे जाकर हमारे करने का फ़ायदा रहेगा कि हम जो भी नाम लेंगे ना उसके बारे हमें पता होना चाहिए
कि मैंने नाम लिया न्यू फाउंडलैंड, तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है, तो ये न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र है जहाँ पर ग्रांड बैंक है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो अंत में क्या था, मछलियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले तो होता ही नहीं था, अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य था। क्यों? क्योंकि पहले कहीं दूसरे देश में बेचते थे तब तक तो वो खराब हो जाती थी, लेकिन अब प्रशीतलन भंडारों के कारण क्या होता है, अब थोड़ा बहुत व्यापार होने लगा है। तो उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता है जापान, चीन, पेरू और चिली। लेकिन निर्यात में कौन करता है? निर्यात में आइसलैंड अपने यहाँ का 65% मछलियाँ निर्यात करता है, अपने यहाँ की जितनी भी थी। डेनमार्क, नॉर्वे अपने यहाँ की 6% मछलियों का निर्यात करता है। पनामा अपने यहाँ की 20% मछलियों को निर्यात करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में ये पॉइंट था